हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जेबीटी कमीशन का जो है वो एग्ज़ाम डेट आप लोगों ने देख ली है कि आपके 25 फ़ैब के बाद जो है वो जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम्स जो है वो होने वाले हैं। और साइकोलॉजी पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को डेली जो है वो साइकोलॉजी की सीरीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। इसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी में जो है वो साइकोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नेम इन्होंने डायरेक्ट डाल दिए जो भी आप लोगों ने डीएलएड या जीबीटी के टाइम पे पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ जैसे अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डाल दिया, जैसे क्रिएटिविटी हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया। ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको हम जो है यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और हम जो है वो 10 से 15 दिन में पूरी साइकोलॉजी जो है यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओवरऑल आप देख के चलिए कि मंथ आप लोगों के पास है, तो हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रिवीजन को करेंगे इस चीज़ का और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, डिटेल्ड बनते हैं, वो मैं आप लोगों को सारे यहाँ पे इस सीरीज में करवाने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। हमारा पहला सब्जेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी वाला। उसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे पहले देखने वाले हैं, यानी कि जो बेसिक है। आप लोग सिलेबस अगर आप लोगों ने देखा होगा, सिलेबस अगर आप लोगों के पास होगा तो उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी एक हमारे पास आता है, तो उसको हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। यहाँ पर मनोविज्ञान का अर्थ आपसे पूछा गया है कि ये मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, साइकोलॉजी है क्या। आपको पता है कि दो वर्ड से मिलकर बनी है आपके पास साइकोलॉजी। एक है हमारे पास साइकी और दूसरा वर्ड आता है आपके पास लोगोस। ठीक है, और ये कैसा वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साइकी का मतलब क्या है, प्राचीन टाइम पे अगर देखा जाता था तो प्राचीन अवधारणा के अकॉर्डिंग साइकी का मतलब है स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, और यहाँ पे अगर मॉडर्न टाइम पे बात की जाए तो मॉडर्न टाइम पे साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपसे पुराना पूछा है ना नया, आपसे पूछा है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा का विज्ञान सबसे पहले कहा गया था कि आत्मा का विज्ञान है। दूसरे नंबर पर कहा गया था कि ये जो है वो मन का विज्ञान है। तीसरा कहा था कि ये चेतना का विज्ञान है और फोर्थ नंबर पर कहा था कि ये बिहेवियर का विज्ञान है, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे संबंधित है। ऑब्वियसली जब यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ में एजुकेशन नाम आ जाता है तो ये जो है वो एजुकेशन से संबंधित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है किससे कंसर्न्ड है, ऑल ऑफ दी अबव भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो है एक शिक्षा देने वाला यानी कि टीचर होना चाहिए, एक शिक्षा ग्रहण करने वाला यानी कि एक स्टूडेंट होना चाहिए, और तीसरी हमारे पास जो है वो लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान पे एक और बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी पूछ लिया जाता है आपसे कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो कहा जाता है आपके पास E.L. थॉर्नडाइक जो है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है, इन्हें जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान का संबंध किस आयु वर्ग से है। चाइल्ड साइकोलॉजी में कौन सी एज के बच्चे आते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था वाला जो बच्चा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ शैशवावस्था वाले बच्चे को या सिर्फ किशोरावस्था वाले यानी कि एडोलेसेंस वाले को, या जो चाइल्डहुड अवस्था है, व्यस्क अवस्था का मतलब वो चाइल्डहुड, सिर्फ हम उसे नहीं बोलते हैं, बाकी सारे भी आप लोगों के पास यहाँ पर जो जन्म से लेकर जब तक कि बच्चा अडल्ट नहीं हो, एडोलेसेंस की स्टेज पे नहीं पहुंचता है, उसे हम क्या कहेंगे, वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीखने की सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा दी थी, हु डिफाइंड लर्निंग बेस्ट, कि लर्निंग के लॉज यानी कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, तो वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए हैं। 3 प्राइमरी लॉज दिए थे, 5 इन्होंने सेकेंडरी लॉज दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 हमारे पास जो है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और इसके अलावा अभ्यास का नियम, ये 3 जो है वो मेन प्राथमिक लॉ इन्होंने दिए थे। ठीक है, पेवलव ने क्या किया था, जो पेवलव है इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते की सलाइवेशन ऑफ डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था।
इन्होंने बेक नाम का कुत्ता था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और 1904 में जो है इन्हें उसके लिए जो है वो नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर पे स्किनर आ जाते हैं, बी एफ स्किनर जो है। बी एफ स्किनर को, इसका आंसर ऑप्शन डी है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो बी एफ स्किनर है, बी एफ स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग किस प्रकार का परिवर्तन है? लर्निंग जो है वो हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है, चेंज इन बिहेवियर। लेकिन कैसे चेंज लाता है, आपसे अगर हिंदी में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाता है। यहाँ पे रिलेटिवली वर्ड ऐड नहीं है, तो अगर आपके पास परमानेंट भी है और रिलेटिवली भी है तो आप रिलेटिवली परमानेंट चेंज के बारे में बात करेंगे। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं जिससे व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन आता है, उसे हम लर्निंग कह रहे हैं। लेकिन कैसे होने चाहिए? स्थायी होने चाहिए। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत क्या है? ठीक, यहाँ पे सीखने का सिद्धांत इनमें से बोला जा रहा है कि कौन सा है जो सीखने का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इनसाइट लर्निंग। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, देखेंगे। थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं, ठीक है। तो सीखने का नियम है यहाँ पे, जब हम सीखते हैं तो बार बार प्रयास करते हैं, बार बार गलतियाँ होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? अभी हमने जो है वो पैवलव का नाम देखा था, इवान पैवलव इनका पूरा नाम है। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। इनसाइट लर्निंग की बात करें अगर हम, इनसाइट लर्निंग, तो ये हमारी बंडूरा के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैवलव किस सिद्धांत से संबंधित है? पैवलव जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस चीज के बारे में बताया। प्रयास और त्रुटि जो है, ये अभी हमने अभ्यास और भूल भी से कहते हैं, प्रयास और त्रुटि, ये हमारे थॉर्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो स्किनर कहते हैं कि आप रेनफोर्स, मतलब उसमें जो है उसको पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, दंड भी दिया जाना चाहिए। चाहे आप रेनफोर्समेंट करो, चाहे आप पनिशमेंट करो, उससे क्या होता है, आपके बिहेवियर में जो है वो चेंज देखने को मिलता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, रेनफोर्समेंट से भी पनिशमेंट से भी, ठीक है। पॉजिटिव ही परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो स्किनर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट जो है वो कोहलर ने दिया है आपके पास, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रयास वाला सिद्धांत, अभी थॉर्नडाइक की हमने बात की। इमिटेशन है, नकल करके बच्चा सीखता है, ये बंडूरा का कहना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक और पॉइंट पीछे बताया था, मैं यहाँ पे एक बार उस चीज़ को बता देती हूँ। इनसाइट लर्निंग का हम बात कर रहे थे ना, इनसाइटफुल लर्निंग, तो ये कोहलर की है, ना कि ये जो हमने अभी बात की, ठीक है, कोहलर की है ये। कोहलर ने जो है वो आपका इनसाइटफुल का सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक ने लर्निंग ऑफ लॉज दिए हैं, और पैवलव ने जो है वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग, और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, कि बुद्धि का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत किसका है? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी मानी जाती है? गार्डनर की सबसे मेन मानी जाती है। इन्होंने क्या कहा था कि हम इंटेलिजेंस क्या है हमारी? मल्टीपल इंटेलिजेंस है। अगर एक इंटेलिजेंस किसी की प्रभावित हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी भी होंगे, बाकी काम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मेंटल एज वाला कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है आपके बिने ने। स्पीयरमैन ने जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया है कि 2 कारक होते हैं, एक जी यानी कि जनरल कारक और एक स्पेसिफिक कारक यानी कि एस फैक्टर। और थॉर्नडाइक का मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ जाता है जो हमने अभी बात की थी, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, इनका पूरा नाम है आपके हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो एक नहीं है, 2 नहीं है, बल्कि मल्टीपल टाइप की इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू का फॉर्मूला
यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं रखी हैं, आपके पास सिंपल है। आपको सबसे पहले जो आईक्यू का फॉर्मूला है दिया किसने है, तो ये स्टर्न ने दिया है, विलियम स्टर्न इनका पूरा नाम है। कब दिया है? 1912 में दिया है। और फॉर्मूला क्या है आपके पास? आईक्यू की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट आपके पास है। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो आता है, आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है ये किसी भी पर्सन की जो है वो रियल एज को हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज है उसकी मानसिक अवस्था होती है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। एम ए अपॉन सी ए जो है वो टर्मन ने भी दिया था, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 ऐड किया था स्टर्न ने, इसीलिए आईक्यू का फॉर्मूला जो है वो विलियम स्टर्न की देन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन का प्रथम प्रयास किसने किया था? सबसे पहला टेस्ट बोल दीजिए या फर्स्ट अटेम्प्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईक्यू। ईक्यू का मतलब क्या है? ईक्यू का मतलब है इमोशनल क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, वैसे ही ईक्यू आता है हमारे पास, इमोशनल क्वेश्चन आ जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज़ से रिलेटेड है? इमोशंस यानी कि भावना से संबंधित है, तो भावनाओं की समझ और नियंत्रण से संबंधित होगा। आपके स्मरण से नहीं, कल्पना से नहीं, बुद्धि स्तर से नहीं, बल्कि भावनाओं की समझ और नियंत्रण से होगा। आप कैसे अपने जो इमोशंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, वो चीज़ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रेरणा का अर्थ। मोटिवेशन जो होती है ना, मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन क्या होती है? जब हम बोलते हैं ना किसी को मोटिवेट करो, तो मोटिवेट का मतलब है हम कोई ना कोई चीज़ उस मोटिवेशन से क्या करते हैं? सीखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मोटिवेशन मीन्स मोटिवेशन से हम चीज़ों को सीखते तो हैं, लेकिन साथ में वो क्या करती है? जैसे हमने बोला कि किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, यस बेटा तुम कर सकते हो, बहुत अच्छे, है ना, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो उससे मोटिवेशन जब मिल रही है तो वो सीख तो रहा है, लेकिन साथ में उसके व्यवहार को दिशा देने वाली एक शक्ति की तरह वो काम करता है। ऐसे उसमें उस चीज़ को करने की शक्ति होगी चाहे नहीं, लेकिन जब मोटिवेट होगा, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल होता है जब उसको खुद से चीज़ों की मोटिवेशन मिल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो मैस्लो की आप लोगों ने इस तरीके से हिरार्की देखी होगी। इन्होंने 5 पदों के क्रम की एक हिरार्की यहाँ पर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है, सेकंड नीड, थर्ड, फोर्थ और 5, ये 5 नीड्स आती है। तो हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी हम इसे कहते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत तो बोला जाता है। और ये किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो इनको बोला जाता है, फादर ऑफ स्पिरिचुअल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में भी हम कहते हैं, वो भी आपके मैस्लो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें थोड़ा सा बता दूं अगर मैस्लो की थ्योरी में, तो सबसे बेसिक आती है, आपसे ये पूछा जाता है समटाइम सबसे बेसिक कौन सी है और सबसे हाईएस्ट कौन सी है। सबसे बेसिक पे आती है आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी कि किसी भी पर्सन की शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहले उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये है उसकी शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे लास्ट में आती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि वो क्या करता है यहाँ पे, खुद को समझने की कोशिश करता है कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, पूरे लाइफ टाइम में मैंने क्या किया, उसको वो यहाँ पे समझता है। 5% लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुँचते हैं, बाकी आपके 95% इन 4 नीड्स के तक ही सीमित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ अध्ययन किस विधि से होता है? बेस्ट मेथड टू स्टडी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा किस मेथड से जो है यहाँ पर मेजर किया जा सकता है? निरीक्षण से, साक्षात्कार से, या फिर व्यक्तिगत परीक्षण से, या उपयुक्त सभी? तो अगर आपको पर्सनैलिटी को मेजर करना है, निरीक्षण होता है आप किसी को ऑब्जर्व करोगे, इंटरव्यू करोगे, साक्षात्कार यानी कि या उसको व्यक्तिगत इंडिविजुअली परीक्षण करोगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रायड किस मनोविश्लेषण सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो फ्रायड ने जो है वो क्या दिया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, या मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉग्निटिव थ्योरी के अगर बात करें हम, तो कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये कोहल वर्ग आता है। पीछे हमने इनसाइट थ्योरी कोहलर की पढ़ी थी। और मॉडलिंग थ्योरी किसकी है?
बंडूरा की है, ये आपने ध्यान रखना है। अलग अलग मैंने आप लोगों को यहाँ पे थ्योरीज का बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है बाल विकास का सही क्रम क्या है। जो बच्चे का विकास होता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट वो कैसे होता है, तो हम इस तरीके से जो है वो बात करते हैं। ये हमारे पास एक बच्चा है, तो सबसे पहले उसका जो है वो सिर का विकास होता है, फिर वो पैरों का विकास होता है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक चलती है, हेड से टो की तरफ चलती है, सिर से पैर की तरफ। इसे हिंदी में जो है वो सिरोपदोन्मुख कहा जाता है और इंग्लिश में सिफेलोकॉडल कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण सीखने का आधार किसने बताया। कि जो लर्निंग है, इमिटेशन लर्निंग गिवन बाय, यानी कि लर्निंग जो है आप लर्न करते हो, सीखते हो, तो कैसे सीखते हो, इमिटेट करके सीखते हो। तो इमिटेशन लर्निंग किसने दिया है आपके पास कॉन्सेप्ट, ये बंडूरा ने दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने क्या दिया है, वाइगोत्स्की ने कहा कि लर्निंग क्या है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है आपके वाइगोत्स्की ने। ठीक है, और उसके अलावा एडलर है, इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। ये कई बार आपसे टैट में भी पूछा गया है और अभी भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का। और कोहल वर्क का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या है। तो मेमोरी क्या है, जब हाँ जहाँ पर हम एक याद बोल दो, जहाँ पर हम अपने क्या करते हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अनुभवों को संचित व पुनः स्मरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। सीखने की प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ बुद्धि नहीं है, आदत नहीं है, बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस को, जो हमने एक्सपीरियंस किया जगह जगह पर जाके, उसको हम संचित कर रहे हैं। और जब हमें ज़रूरत हो, जब हमें वो देखते हैं ना कि हमें कोई ऐसे पल हमने कहीं पर बिताए होते हैं और हमें याद आ जाते हैं, ताकि अब वो पुनः स्मरण करने की क्षमता होती है, उसको मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन स्टेजेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के जो मुख्य चरण है वो कितने हैं। ऑप्शन सेकंड बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 3 चरण है, कौन कौन से, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। एनकोडिंग होता है, सबसे पहले हम जो है एनकोड करते हैं कि हम कहीं पर उसको रख रहे हैं। स्टोरेज हुआ, फिर उसको भंडारित करके हम कहीं ना कहीं पर उसको रख रहे हैं। रिट्राइवल, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसको दोबारा याद करते हैं। तो ये हमारी 3 यहाँ पर जो है वो चरण होते हैं आपके पास मेमोरी के। नेक्स्ट है, अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है। जो अल्पकालीन स्मृति है 1 से 2 सेकंड होती है, 15 से 30 सेकंड होती है, या फिर 1 मिनट होती है, या स्थायी होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल्पकालीन की बात करें, एक होती है देखो सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है आपकी, सिंगल ऑप्शन पे आपको 20 सेकंड दे दिया होता है कई बार, या 30 सेकंड दे दिया होता है। तो जो 15 से 30 सेकंड का बीच का गैप होता है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, जो हम भूल जाते हैं ना, क्षय हो जाता है, स्मृति का क्षय क्या कहलाता है, लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। जब हम भूल जाते हैं किसी चीज़ को, क्षय हो जाता है, यानी कि या खराब हो गया कोई चीज़, उसे विस्मृति कहा जाता है, फॉरगेटिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सिलेबस में जो है वो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग भी ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विस्मृति का मुख्य कारण क्या है। अगर हम बोलें कि मेमोरी के लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं, आपको याद रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, इस तरीके से हो सकता है। अब फॉरगेटिंग के कारण क्या हो सकता है, भूल कैसे सकते हैं हम, जब जो है वो अभ्यास की कमी हो, हमने उसको याद ना रखा हो ढंग से, लैक ऑफ प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे, ये विस्मृति का मेन कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंशन इज रिलेटेड टू, जो अटेंशन होती है ना वो किससे रिलेटेड होती है, ध्यान। ध्यान का मतलब होता है जब हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन, बोलते हैं ना ध्यान करने बैठो, प्रॉपर कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है। तो अटेंशन जो है वो एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, ना कि स्मृति, बुद्धि और आदत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान की अवधि किस में अधिक होती है, बच्चों में, किशोरों में, वयस्कों में, वृद्धों में, किस में होती है। तो जो वयस्क होता है उसमें जो है, जो अडल्ट होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वयस्क लोगों में जो है वो अटेंशन स्पैन जो है वो हाईएस्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, रुचि का संबंध किससे है? इंटरेस्ट बोलते हैं ना, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो इंटरेस्ट रिलेट करता है आपके ध्यान से कि आप अटेंटिव हो किसी चीज़ को लेके, अटेंशन आपका ध्यान है या नहीं वहाँ पे। तो ध्यान होगा तभी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, आदत का निर्माण किससे होता है? हैबिट फॉर्म होती है ना, तो हैबिट कब फॉर्म होगी, किसके थ्रू फॉर्म होगी? प्रैक्टिस से, बार बार अभ्यास किया जाए तो आपकी आदत का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण सिद्धांत किससे संबंधित है? आपने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इस तरीके से आपके पास जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है जब कोई चीज़ है वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अपना असर डाल रही है, सीखने का प्रभाव दूसरे कार्य पर पड़ना क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप जो है यहाँ से सीख पाओ, पढ़ पाओ, तो आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू आगे चाहिए, तभी मैं इसकी क्लासेस जो है आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।